हेलो एवरीवन, वेलकम टू एवरग्रीन स्टडी। तो आज की वीडियो के अंदर हम बीए प्रोग्राम फोर्थ सेमेस्टर हिस्ट्री की बुक की यूनिट 1 का पार्ट सेकंड करने वाले हैं, स्टेट ऑफ सोसाइटी इन 18th सेंचुरी। तो अभी तक हमने पार्ट 1 रीड कर लिया है यूनिट 1 का, जिसके अंदर हमने देखा था डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर की 18th सेंचुरी में किस प्रकार से मुगल एम्पायर का डिक्लाइन हो जाता है। अब हम सेकंड जो पार्ट है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं कि 18th सेंचुरी में किस प्रकार से सोसाइटी में चेंज आया था। वो सारी चीज़ें हम इसी वीडियो में कंप्लीट कवर करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो सबसे पहले हमें चेंजेस देखने की 18th सेंचुरी में क्या चेंजेस हुए थे, तो सोसाइटी में देखते हैं क्या चेंजेस। तो सप्रेशन ऑफ पीजेंट, जो पीजेंट थे उनको दबाया जा रहा था, क्योंकि अब क्या है, मुगल एम्पायर का बिल्कुल डिक्लाइन हो चुका है। तो अब क्या हो रहा है, जो ब्रिटिश है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी अब इंडिया पर राज करी है, तो वो पीजेंट जो किसानों पर अलग अलग टाइप के टैक्स लगा रहे हैं, जिससे कि जो नॉर्मल जो पीजेंट है वो पे नहीं कर पा रहे। वो अलग अलग तरह के रिवेन्यू सिस्टम लेके आते हैं, जिसमें कि जो पीजेंट होते हैं, किसान हैं, उनको और ज़्यादा दबाया जा रहा है। अलग अलग टाइप के रिवेन्यू लिए जा रहे हैं, अलग अलग टैक्स लिए जा रहे हैं, जिससे जो पीजेंट की सिचुएशन है बहुत ज़्यादा खराब देखने को मिली हमें 18th सेंचुरी के अंदर। ठीक है। इंडियन एग्रीकल्चर और टेक्निकल बैकवर्ड, और जो हमारी एग्रीकल्चर से जो भी टेक्निक थी वो बिल्कुल बैकवर्ड होती जा रही थी 18th सेंचुरी के अंदर। इंडियन विलेज सेल्फ सफिशिएंट, लेस इंपोर्ट एंड मोर एक्सपोर्ट। तो हम बहुत कम जो सामान है वो अपने देश में लेके आते थे, और हम अपने बहुत सारा सामान है अपने देश से बाहर बेचते थे। जैसे हमारे बहुत सारे मसाले होते थे इंडिया से बाहर जाते थे, कॉटन सबसे ज़्यादा जाता था, तो हम बहुत ज़्यादा सामान एक्सपोर्ट करते थे और इम्पोर्ट लेस करते थे 18th सेंचुरी के अंदर। ठीक है। रिच एंड पावरफुल नोबल, जो क्या है, हम देख रहे हैं एक साइड पीजेंट्स को क्या दबाया जा रहा है, तो दूसरी साइड क्या, जो रिच और पावरफुल नोबल्स होते थे 18th सेंचुरी में, वो लग्जरी लाइफ जी रहे थे। ठीक है। जो इंडिया का कॉटन टेक्सटाइल था, जो इंडिया था उसका कॉटन था और सिल्क का, वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था। वर्ल्ड वाइड इंडिया का जो कॉटन है वो जाने लगा था। ठीक है। तो 18th सेंचुरी में हम एक साइड देख रहे हैं, ये नहीं है कि पीजेंट की सिचुएशन खराब हो रही है, लेकिन ये नहीं है कि कॉटन और सिल्क है वो दूसरे देश में नहीं जा रहा। नहीं, हमारी एग्रीकल्चर भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अच्छी थी, लेकिन जो उच्च जो तबके के लोग होते हैं, जो पीजेंट से जो ऊपर होते हैं, जस्ट लाइक नोबल्स होते हैं, रिच जमींदार्स होते हैं, वो क्या करे, तो बेनिफिट सारा आप लेके जा रहे थे। तो 18th सेंचुरी में डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चेंज ये हुआ था 18th सेंचुरी के अंदर की जो मुगल एम्पायर है उसका डिक्लाइन हो चुका था। ठीक है। और बहुत सारी इन्वेंशन इफेक्ट भी हमें देखने को मिला, किस प्रकार से जो नादिर शाह है, अहमद शाह अब्दाली होते हैं, मतलब फॉरेनर्स होते हैं जो इंडिया पर अटैक करते हैं और बहुत सारे सामान है वो लूट कर लेके चले जाते हैं। जैसे कि नादिर शाह होते हैं, हमारा कोहिनूर का हीरा चुरा कर ले जाते हैं। ये सारी चीज़ें, बहुत सारे सामान वो लूट के लेके जाते। तो सोसाइटी में जो इंडिया की इकोनॉमी का वो बहुत ज़्यादा लो हो चुकी थी, बिकॉज बहुत सारा हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर भी कि किस प्रकार से नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली अलग अलग चीज़ें लूट के जाते। मराठाओं ने किस प्रकार से इंडिया को लूटा, जाट सिख इन अलग अलग राजपूत ने किस प्रकार से लूटा, ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरीके से लूटा 18th सेंचुरी में, सारी चीज़ें हम रीड करने वाले हैं। ठीक है। अब कल्चर लाइफ देखने वाले हैं कि जो 18th सेंचुरी के अंदर कल्चर लाइफ कैसा था, सोशल लाइफ कैसी थी। ठीक है। तो हमें पता है कि पहले के टाइम से, एंशिएंट टाइम से इंडिया में क्या था, डिवीज़न था, कास्ट सिस्टम। तो जो 18th सेंचुरी के अंदर जो कास्ट था वो और ज़्यादा बिल्कुल कठोर हो जाता है। ब्राह्मणों ने बिल्कुल डिवाइड कर दिया है और ये बोल दिया कि कोई भी व्यक्ति मतलब कि ब्राह्मण सबसे ऊपर है, फिर इस तरीके से कास्ट का डिवीज़न कर दिया है और सबसे सुप्रियर होंगे ब्राह्मण। तो बिल्कुल रिजिड कर दिया, बिल्कुल कठोर कर दिया, कोई भी नियम कायदे कानूनों को नहीं तोड़ सकता है। तो इस प्रकार से हमें सोशल लाइफ में ये हमें सबसे बड़ा चेंज देखने को मिला। ठीक है। इंटरकास्ट जो मैरिज होती है वो बिल्कुल बंद कर दी गई है, कोई भी इंटरकास्ट मैरिज नहीं कर सकता। ठीक है। अनटचेबिलिटी, ऐसा होता है ना कि मैं इसको छूंगा तो मैं गंदा हो जाऊंगा, तो इस तरीके की भावना हो चुकी थी। ठीक है। लेकिन आज के समय में तो ऐसा नहीं है, लेकिन पहले के टाइम में जो 18th सेंचुरी के अंदर ऐसी सिचुएशन थी। ठीक है। मुस्लिम जो फर्दर डिवाइड, जो मुस्लिम के 2 पार्ट्स में डिवाइड था, सीआर सुन्नी, इस तरीके से हमें 18th सेंचुरी में भी डिवीजन देखने को मिला। ठीक है। पैट्रियार्की सिस्टम था, मतलब कि जो मेल डोमेन था, सबसे जो एक हेड होता था फैमिली का वो मेल होता था, फीमेल को ज़्यादा सुप्रियर नहीं माना जाता था, मेल होते थे सबसे ऊपर। यदि कोई भी डिसीजन लेना होता था फैमिली को, वो मेल लेते थे। तो ये चेंज, ये तो हमें एंशिएंट टाइम से देखने को मिल रहा है। तो 18th सेंचुरी में भी कुछ ऐसा ही था। ठीक है। अब कल्चर लाइफ बहुत ज़्यादा, आर्ट एंड आर्किटेक्चर में बहुत अच्छा था। हैदराबाद, लखनऊ, कश्मीर, पटना में बहुत सारे जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत सारे क्या करवाए थे,
जो कोर्ट्स वगैरह खुलवाए थे, कलकत्ता में खुलवाया था उन्होंने, बहुत अच्छे अच्छे स्कूल्स वगैरह खुलवाए थे, ठीक है। जो केरला के अंदर जो कथकली है वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड होने लगा था, ठीक है, 18th सेंचुरी के अंदर। लेकिन वीकनेस कहाँ पर आई? बट वीकनेस ऑफ इंडियन कल्चर कहाँ पर देखने को? साइंस और टेक्नोलॉजी में हमारी इंडिया में 18th सेंचुरी के अंदर हमें कोई भी मतलब विकसित होता नहीं देखने को मिला। बिल्कुल ऐसा हो रहा, थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है, लेकिन साइंस और टेक्नोलॉजी में बिल्कुल चेंज नहीं हुआ, ठीक है। अब एजुकेशन सिस्टम देखते हैं 18th सेंचुरी में इंडिया में एजुकेशन सिस्टम कैसा था। इंडिया पहले से ही जो उसके एंशिएंट टाइम में जो ब्राह्मण होते थे टीचिंग करते थे संस्कृत लैंग्वेज में, उस तरीके की ही फिलोसफी थी, ठीक है। जो लॉ लिटरेचर रिलीजन फिलोसफी थी वो सेम एंशिएंट टाइम की तरह ही थी। जो ब्राह्मण है वो टीच करते थे। कैसा होता था एंशिएंट टाइम में? ऐसे इतना जोर नहीं होता था कि आपको पढ़ना ही है। वो कैसे पढ़ते थे बच्चे उस समय में? जैसे कि ज़्यादातर पेरेंट्स क्या होते थे कि हमारा जो बच्चा है वो खेती करे, तो खेती जब वो बीज बो देते थे तो टाइम होता था क्रॉप को ग्रो होने में, तो उस समय में बच्चे पढ़ते थे। फिर हार्वेस्ट का टाइम आ जाता था, जो फसल उग गई है अब कटने वाली है तो बच्चे कटवाएंगे, और फिर बाद में टाइम मिलेगा फर्टिलिटी होने में सोइल की, तो बच्चे दोबारा से एग्रीकल्चर वो मतलब पढ़ने आएंगे। देखो क्या बता रही मैं, जैसे कि अभी बच्चे क्रॉप लगा के आए तो क्रॉप को ग्रो होने में बहुत समय लगेगा, तो बच्चे अब क्या कर लेंगे? पढ़ लेंगे। अब क्रॉप है वो अच्छी तरीके से उग गई है, अब उसको काटना पड़ेगा, तो बच्चे उस समय नहीं पढ़ेंगे, अब क्रॉप को काटेंगे, और क्रॉप को काटने के बाद जो सोइल है उसको तो फर्टिलिटी चाहिए ना, तो उसको कुछ महीने के लिए छोड़ दिया जाता था, तो उस समय बच्चे पढ़ते थे। तो इस तरीके से जो टाइम पीरियड था कि अब पढ़ना अब नहीं, इस तरीके से था। कोई डिसिप्लिन नहीं था, रूल रेगुलेशन नहीं थे इंडिया के अंदर 18th सेंचुरी के अंदर, ठीक है। हायर एजुकेशन होती थी ये संस्कृत बेस्ड होती थी। जो उस समय में इंडिया में पर्शियन जो लैंग्वेज थी वो ऑफिशियल थी 18th सेंचुरी के अंदर। और जो एलिमेंट्री एजुकेशन जो हाई कास्ट के लोग ही ले सकते थे खाली, ठीक है। गर्ल्स बिल्कुल भी अलाउड नहीं था गर्ल्स को स्कूल वगैरह अटेंड करना। अब 18th सेंचुरी के अंदर सोसाइटी में वीमेन की क्या पोजीशन थी ये देखते हैं। तो पैट्रियार्की सिस्टम था, मतलब औरतों को बिल्कुल भी अपने घर के मामलों में बिल्कुल भी वो दखल अंदाजी नहीं कर सकती थी, ठीक है। ओनली फ्यू वीमेन, जो हमें कुछ महिलाएं देखने को मिली जो कि एडमिनिस्ट्रेशन जो राजपाट संभालती दिखाई दी 18th सेंचुरी में, वो थी अहिल्याबाई, ठीक है। पर्दा सिस्टम था, महिला को घूंघट करके रखना पड़ता था। सती प्रथा होती थी, यदि किसी हस्बैंड है वो मर जाता है तो वाइफ को सीधा ही उसके साथ ही सती कर दिया जाता है, मतलब जला दिया जाता है। तो इस तरीके का सिस्टम था 18th सेंचुरी के अंदर। विडो रीमैरिज डिड नॉट एग्जिस्ट, यदि कोई विधवा है यदि उसका पति मर गया तो उसको शादी दोबारा नहीं कर सकती, उसके साथ ही उसके पति के साथ ही उसको जला दिया जाता था, ठीक है। डावरी सिस्टम होता था, दहेज प्रथा सिस्टम बहुत ज़्यादा कॉमन थी उस समय में, ठीक है। अब तो नहीं रहा इतना, ठीक है। बेसिकली अब तो लो कानून वगैरह बन गए हैं, बिल्कुल नहीं है। पोलीगैमी सिस्टम क्या होता था? एक मेल की बहुत सारी पत्नियां होती थी, तो उस समय में कॉमन था 18th सेंचुरी के अंदर। मोनोगैमी सिस्टम था, मतलब कि एक पति की एक ही पत्नी होती थी, वो सिस्टम भी था कॉमन, ठीक है। जो गर्ल चाइल्ड होती थी उसको चेक करवा के कि गर्ल है तो उसको मरवा दिया जाता था, ठीक है। तो इस इंडिया में क्या था 18th सेंचुरी के अंदर, जो वीमेन की सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी, ठीक है। जैसे मैं आपको थोड़ा थोड़ा डिफाइन करके बोल रही हूँ ना, जैसे मैंने यहाँ पर थोड़ा थोड़ा लिख रखा है, लेकिन आप अच्छी तरीके से इसको डिफाइन करके लिख के आना है, ठीक है। अब इकोनॉमिक देखते हैं कि इकोनॉमी कैसी थी। हमने देख लिया कि सोसाइटी में क्या था, एजुकेशन कल्चर लाइफ कैसी थी। अब एजुकेशन सिस्टम क्या था ये देखते हैं। तो बेसिकली ये क्वेश्चन नहीं आएगा कि इकोनॉमी कैसी थी 18th सेंचुरी के अंदर, ये नहीं आएगा। खाली एक ही क्वेश्चन आएगा, या तो मुगल एम्पायर का डिक्लाइन किस तरीके से होता है ये क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर से रिलेटेड, या फिर ये आ सकता है कि जो 18th सेंचुरी में सोसाइटी में क्या चेंज है। तो ये आप सब कुछ लिख देना है, मुगल एम्पायर का भी लिख देना, क्योंकि 18th सेंचुरी में सबसे बड़ा चेंज ये हुआ था कि मुगल एम्पायर का डिक्लाइन हो चुका था, ठीक है। अब इकोनॉमी करते हैं, ठीक है। तो 18th सेंचुरी में सबसे ज़्यादा डिफरेंस हमें लैंड में बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिला। क्या डिफरेंस था? जो पावरफुल जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा लग्जरी लाइफ जी रहे थे, वही जो पीजेंट होते थे उनको ऑप्रेस किया जाता, मतलब दबाया जाता था, ठीक है। जो रिवेन्यू सिस्टम था वो ग्रीडी नोबल्स होते थे, वो भी रिवेन्यू लेते थे, और ईस्ट इंडिया कंपनी भी लेती थी, तो पीजेंट थे वो बहुत ज़्यादा दब गए थे, ठीक है। तो बहुत सारी जो फिरोजपुर सिटी हमें देख लो, एक साइड हम देख रहे हैं पीजेंट का बहुत बुरा इफेक्ट हो रहा है, लेकिन दूसरी साइड हम क्या देख रहे हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी आने से बहुत सारी जगह इंडस्ट्री वगैरह सेटअप करी गई, ठीक है।
और हमने देखने को मिला कि दिल्ली और मथुरा जो पार्ट है, ये देखो, ये हमारा कुछ इंडिया का इस तरीके से मैप है, कुछ इस तरीके से है। तो ये दिल्ली का जो एरिया था और मथुरा का जो एरिया था, तो उसमें क्या था, जो अहमद शाह अब्दाली होते हैं, जो कि फॉरेनर होते हैं, वो क्या करते हैं, इंडिया में आते हैं और इंडिया को पूरी तरीके से लूट कर ले चले जाते हैं। तो इंडिया की इकोनॉमी 18th सेंचुरी में थोड़ी खराब हो गई थी, ठीक है। और आगरा का जो पार्ट था, वो आगरा के पार्ट को किसने लूट लिया था, जाटों ने लूट लिया था। और सूरत और जो गुजरात और दक्कन का जो पार्ट है, जो हमारे मराठास हैं, उन्होंने बिल्कुल तबाह कर दिया था, ठीक है। जो सरिंद का जो पार्ट है, वो पूरा सिखों ने खराब कर दिया था। मतलब जो इकोनॉमिक है, आप उधर इतने सालों तक लड़ाई कर रहे हो, तो बेसिकली पूरा खराब ही हो जाएगी, इकोनॉमिक खराब हो जाएगी, सिंध की, सूरत की, गुजरात की। तो 18th सेंचुरी में ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। एक साइड लड़ाई हो रही है तो दूसरी साइड इंडस्ट्री सेटअप हो रही है, दूसरी साइड पीजेंट का ऑपरेशन हो रहा है, मतलब कि उन्हें दबाया जा रहा है। तो इस मतलब एक इंडिया है, अलग अलग पार्ट में अलग अलग सिचुएशन हो रही है, तो आपको ये सब कुछ लिख के आना है, ठीक है। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि 18th सेंचुरी में मुगल एम्पायर का डिक्लाइन हो गया था, जिससे कि इकोनॉमिक और ज़्यादा लॉस हो चुकी थी, ठीक है। इंडस्ट्री वगैरह सेटअप हो गई थी, वेस्टर्न कंट्रीज़ में हमारा सामान जाने लगा था, ठीक है। और इंडिया में क्या था, जो कॉटन है वो सबसे ज़्यादा बहुमत में उगने लगा था, और हम क्या करने लगे थे, दूसरी कंट्रीज़ में वो भेजने लगे थे। इंडिया एशिया नहीं, अफ्रीका की भी क्या जरूरत मतलब पूरी करता था। कॉटन, जो कॉटन इंडिया में सबसे ज़्यादा होता था, वो अफ्रीका, एशिया, हर जगह भेजता था, ठीक है। और ये सी रूट से भी हम सामान भेजते थे और लैंड रूट से भी भेजते थे। तो एक साइड हमारा बहुत ज़्यादा खराब भी हो रहा है, और एक साइड ईस्ट इंडियन कंपनी ने उसको दोबारा से मतलब अच्छी तरीके से करने लगे, लेकिन अपने फ़ायदे के लिए उसको ऊपर करने लगे, ग्रोथ होने लगी, लेकिन अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हो, ठीक है। इंडियन इंडस्ट्री नॉट ओनली मीट द होम डिमांड बट ऑल्सो एक्सपोर्ट द गुड्स। ये नहीं है कि कॉटन अलग अलग चीज़ें भी वो एक्सपोर्ट करती थी, वो देखेंगे। देखो कॉटन कर रहा है, हम कॉटन जो रोम में भी हम एक्सपोर्ट करते थे, ठीक है। सिल्क भी कर रहे हैं हम, और बहुत सारी जो इंडिगो है, नील की खेती करते थे। आयरन स्टील है कि जो इंडस्ट्री है वो भी सेटअप हो गई थी मसूलीपट्टनम में। तो इस तरीके से बहुत सारे मसाले हैं, जैसे वीट, ग्राम, राइस, मिलेट, ये भी हम दूसरी कंट्रीज़ में भेजने लगे थे। ज्वार बाजरा भी भेजने लगे थे, और मिलट्स वगैरह भेजने लगे थे। और तंबाकू, इंडिगो होती है, जो नील वगैरह खेती होती है, ये भी हम भेजने लगे थे। तो अच्छा रिवेन्यू वगैरह हो रहा था इंडिया का, लेकिन सारा जो फ़ायदा वो ईस्ट इंडियन कंपनी का हो रहा है, जमींदार नोबल्स का, ग्रीडी नोबल्स का हो रहा है। लेकिन जो पीजेंट उनको दबाया जाता है अलग अलग टाइप के टैक्स लेकर। तो वो आने वाले समय में आपके जो चैप्टर्स आएंगे उनमें अलग अलग रिवेन्यू सिस्टम भी हम रीड करेंगे, ठीक है। जैसे कि मालवाड़ी सिस्टम था, रैयतवाड़ी सिस्टम था, हमारा परमानेंट सेटलमेंट है। तो अलग अलग सिस्टम है, वो भी रीड करेंगे, तो वो भी आप इसके अंदर मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर छोटा सा था, तो सारी चीज़ें बेसिक थी, नॉर्मल सी, आप आराम से याद कर सकते हो। तो ये जो नोट्स है मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके कलेक्ट कर सकते हो। इफ़ यू लाइक आवर वीडियो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।